वैशाली नगर थाने में आत्मदाह का मामला अब सड़क से सदन तक पहुंच गया है। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ और राजेंद्र राठौड़ ने थाने में पीड़िता के आत्मदाह का मामला उठाया। साथ ही इस मामले को लेकर चर्चा कराने और सरकार की ओर से जवाब देने की मांग भी की, लेकिन सदन में स्थगन के जरिए आए इस मुद्दे पर चर्चा की स्वीकृति नहीं दी गई। तो वहीं इस पर नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसी बीच भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने मामला उठाना चाहा, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। इस पर नाराज भाजपा विधायकों ने वेल में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। हालांकि इस बीच भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में कानून का राज नहीं रहा। और आज तक सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है कि सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार इनको पूरा थाना बर्खास्त करती, सरकार और कार्रवाई करती, तो अधिकारियों को और कार्रवाई करती। पूरा जयपुर शहर का कमिश्नरेट बैठा है, पूरी सरकार यहां पर बैठी है और राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है तो मैं समझता हूं दूर दराज के गांव में लोग दहशत के मारे ही मर जाएंगे। दहशत के कारण कोई लोग अपनी रिपोर्ट देने तक भी नहीं आएंगे। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम है। हालांकि सदन के बाहर की बात करें तो आज वैशाली नगर और झोटवाड़ा में भी व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध जताया। तो उधर कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन इस बीच सरकार के कई मंत्रियों ने इस मामले को लेकर अलग अलग तर्क दिए। हालांकि सदन में जवाब नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर आकर शांति धारीवाल ने वैशाली नगर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और मामले की जांच सीआईडी और सीबी को देने की बात कही। साथ ही मृतका पीड़िता के आरोपी के साथ 4 साल से सहमति से संबंध होने की बात कही। उधर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धारीवाल और पुलिस की थ्योरी से अलग बयान देते हुए इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। कि 2 वर्जन है, वो कहते हैं कि साहब बलात्कार दुष्कर्म हुआ और एक तरफ ये आती है एविडेंस इस तरीके की आती है कि साहब आम सहमति थी और तीसरी बात ये आती है कि साहब उसके साथ जब भी वो थाने पे गई अपने बेटे के साथ तो जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो दुर्व्यवहार के कारण ही जो है उस एसएचओ को सस्पेंड किया जा रहा है और जांच बदल करके जो है सीआईडी सीबी के एक बड़े अधिकारी एडिशनल एसपी के स्तर को जांच दी जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उनके भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब ये जांच का विषय है कि आखिर ऐसा थाने में उसके साथ क्या हुआ कि महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके साथ उसका बेटा था और बेटे की उपस्थिति में बेटे को कहीं और भेजकर अचानक आत्महत्या कर लेना ये एक अचानक उठाया कदम नहीं है। इसे जांच करना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस जांच पर जाए कि ऐसा आखिर महिला के साथ थाने में क्या हुआ, जब वो गई उसके साथ इस तरह का क्या व्यवहार किया गया कि उसने आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई रेप की, तो रेप की पुलिस यदि ये कहती है, मैं मानता हूं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। मैंने खुद ने जब धारीवाल की सरकार गंभीर है ऐसे अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एपीओ करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े, वो सारी कार्रवाई होगी। वैशाली नगर थाने में पीड़िता महिला के आत्मदाह मामले की विधानसभा में गूंज रही इस घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और थानों में आम आदमी की सुनवाई के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मजमून को हमने लिया है जिसमें आपने देखा कि एक विवाहिता थाने में सुसाइड करने की कोशिश करती है और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। वजह जो भी हो, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उसे बचाया जा सकता था या उसे सुना नहीं गया? पुलिस अपने अधीनस्थों को क्लीन चिट दे रही है। सड़क से सदन तक इस मामले की राजस्थान में गूंज रही। जो क्षेत्र है वैशाली नगर खातीपुरा, वह बंद रहा। विधानसभा में प्रतिपक्ष ने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। आपने तमाम पहलुओं को सुना, सरकारी पक्ष क्या कह रहे हैं और प्रतिपक्ष का क्या आरोप है। चलिए इस मामले को लेकर के सारे पहलुओं को मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा, सबको मालूम है वाकया क्या है। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। भंवर सिंह रेठा राजपूताना संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बंद कॉल किया था जिन्होंने, और राजेंद्र सिंह जी राजस्थान पुलिस सेवा के ही पूर्व अधिकारी हैं लेकिन भाजपा नेता के रूप में हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। जोशी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि इस केस को अगर देखा जाए तो कहीं
पुलिस का लेकुना रहा है, क्योंकि सवाल केवल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं। देखो योगेंद्र जी, जब से ये घटना घटित हुई है तब से मैंने इसको गंभीरता से देखा है। इसमें क्या क्या घटित हुआ है, कैसे घटित हुआ है। हाँ, ये जरूर मानता हूं कि जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर थी उस महिला की, और वो लंबे समय तक रही, 5 जून को एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद से जो लगातार घटना घटित हुई है उसके बयान दर्ज कराए हैं, 164 के बयान हुए हैं और तमाम जांचें जहां जहां वो लेडी उस लड़के के साथ गई है वहां वहां उसको ले जाकर के अनुसंधान किया गया है। इसमें वो टाइम लगा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस में जो परिस्थितियां उस लेडी के साथ गुजर रही थी बाद में, उसका सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि वो जिस घटनाक्रम से गुजरी है उसका सॉल्यूशन पुलिस के पास है ही नहीं। एसएचओ वहां नहीं मिले, वहां उसकी बात को, उसके दर्द को उस हिसाब से सुना नहीं गया। क्या होता है कि पुलिस के अंदर वही व्यक्ति आता है जो परेशान होता है, और वो लेडी इतनी ज्यादा परेशान थी कि उसे सांत्वना की आवश्यकता थी। जो भी घटना घटित हुई है उस घटना में मुझे, जहां तक मैं पहुंचा हूं, पुलिस के अनुसंधान के अंदर तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आई। लेकिन हां, ये जरूर है कि उसके जो भाव थे, उसकी जो मानसिक स्थिति थी, उसको पढ़ के पुलिस को उसके साथ व्यवहार करना चाहिए था। वो नहीं करने से ही ये घटना घटित हुई। रोका जा सकता था इसको? जी हाँ। जी, सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्या इसे रोका जा सकता था? दरअसल में क्या है कि पुलिस को अपनी कार्य प्रणाली है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। पुलिस का लक्ष्य ये है कि वो कोई भी पीड़ित आवे उसको सहानुभूति पूर्वक सुनकर सांत्वना दे और उसकी जितनी भी समस्या उसका समाधान करने का प्रयास करे। कानूनी रूप से उसकी जो मदद हो सकती है वो करे। अब क्या होता है कि ये इस प्रकरण के अंदर ये लेडी थी, शादीशुदा थी, पति आर्मी में था, छोटा सा बच्चा है 12 साल का। अब उसके साथ किन परिस्थितियों के अंदर वो बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, और उसके बाद जब उसने ये तय किया है कि मुझे इसमें न्याय मिलना चाहिए, और वो इसके लिए थाना वैशाली नगर पे रिपोर्ट भी की है। उसने रिपोर्ट करने के बाद में उसके 164 के भी बयान हो गए। उसने जो सबूत पेश करने थे वो भी कर दिए। उसने मोबाइल या रिकॉर्डिंग वगैरह जो प्रस्तुत करनी थी वो भी पुलिस को प्रस्तुत कर दी। परंतु क्या है कि पुलिस ने, जैसा अभी जोशी जी ने भी इस बात को बताया है, कि आजकल की पुलिस है वो कुछ मतलब लोगों का जो एक अंदर की जो एक समस्या है जिसको दूर करना चाहिए, एक बैठा के बातचीत करके एक उसमें भरोसा कायम करने वाली बात जो होनी चाहिए वो नहीं है। पुलिस क्या है कि अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कई तथ्यों को पीड़िता को बताती नहीं, गवाहों को नहीं बताती, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। और वो इस वाले मामले में भी बहुत बड़ा उस लेडी के अंदर कंफ्यूजन पैदा होता गया। और जिस तरह से उस लेडी ने वो जो उसको धमकाने की रिकॉर्डिंग भी पुलिस स्टेशन पे पेश की कि मुझे टेलीफोन पे धमकाया जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर एसएचओ को या वहां की स्थानीय पुलिस को जो भी धमका रहा था उसको बुला के और उसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो कार्रवाई नहीं हुई। उससे उस औरत का दिमाग में और भी ज्यादा, पीड़िता के दिमाग में और भी ज्यादा संदेह गहरा गया कि भाई मेरा तो यहाँ इज्जत भी गई, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही मेरी, और उसके बाद उल्टा है जो मेरे को धमकाया भी जा रहा है। तो वो पूरी तरह से अपने जीवन से हार गई। और ऐसा जो कृत्य है कोई भी व्यक्ति लेता है वो बिल्कुल मजबूरी में लेता है। ये कोई खुशीपूर्वक तो कोई आदमी आत्महत्या करता नहीं है। तो आत्मदाह करने की तैयारी करके गया, अगले ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाला है और उसके बाद आग लगाई है। छोटे सा बच्चा है 12 साल का, उसको भेजा है। ये सब हालात ये बता रहे हैं हमारे पुलिस की कार्यप्रणाली पे कि बड़ी अफसोसजनक बात है। और राजस्थान में जिस तरह ये पिछले 6 महीने के अंदर जिस तरह पुलिस की नाकामियां, लापरवाहियां और जिस तरह का कामकाज सामने आ रहा है, वो जनता का मुझे लगता है कि कानून और व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आप चाहे थानागाजी की घटना देखो, बड़ौदा मेव के अंदर घटना देखो, राजसमंद में पुलिस का हेड कांस्टेबल उसको मार दिया गया, अभी एक कांस्टेबल था उसको चाकू से मार दिया। ये जो नित्य प्रतिरोध की घटनाएं घट रही है और उसमें जो पुलिस का रिस्पॉन्स
जिस हिसाब से लापरवाहपूर्ण तरीके का हो रहा है, इसका कारण खोजना चाहिए सरकारों को, बड़े अफसरों को ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा सीधा कारण जो स्पष्ट लग रहा है कि संवेदनशील अधिकारी आजकल थानों में नहीं लग रहे हैं, आजकल सर्किलों में नहीं लग रहे हैं, आजकल वो अधिकारी कर्मचारी लग रहे हैं जो राजनेताओं की डिजायर्स पे लग रहे हैं। उनको इच्छित स्थानों पर इच्छित व्यक्तियों को लगाया जा रहा है और वो केवल उनका लक्ष्य केवल अपने जो लोग उनको वहां पोस्टिंग पे लेके आ रहे हैं उनको खुश करना है। वो अपना समय वहां दे रहे हैं, जनता के बीच में नहीं दे रहे। अगर इस प्रकरण में भी जनता के बीच में रहने वाला कोई पुलिस अफसर होता तो निश्चित रूप से उसकी नॉलेज में होता कि ये क्या प्रकरण है और इसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, कितना संवेदनशील मैटर है, इसमें किस तरह की घटना घटी हुई है। और जब पूरे देश में आप देखिए दुष्कर्म की घटनाओं पे पूरा समाज, पूरी सरकारें, पूरा देश जिस तरह से सक्रिय है, सारा मीडिया जिस हिसाब से सक्रिय है, उस अगर इस घटना को देख कर लगता नहीं है कि पुलिस अभी भी सक्रिय हुई है, पुलिस अभी भी अभी वापस आऊंगा आपके ऐसा पास में। लगता नहीं है जी वापस आऊंगा आपके पास में। भंवर सिंह रेटा हमारे साथ में है जिन्होंने बंद का कॉल किया। भंवर सिंह जी, आपसे ही कई संगठन है जिन्होंने बंद का कॉल किया खातीपुरा और वैशाली नगर को। क्या ऐसी कोई नौबत है कि जिसमें बंद कराया जा सके? जबरन बंद कहें या वास्तव में लोगों ने स्वेच्छा से बंद किया इसे? आपके सभी मीडिया के साथी मौजूद थे, उन्होंने खुद ने देखा ये स्वैच्छिक बंद था और बंद हमने चला के नहीं कि हमने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया। कल मैंने कमिश्नर साहब से टाइम लिया, 5 बजे हम कमिश्नर साहब से मिले हैं। कमिश्नर साहब से हमारी मांगे रखी है कि आप साहब जब तक जांच होती है, जब तक बेनीवाल साहब को और गोधरा जी को आप एपीओ कर दीजिए और देन उसके बाद में इसकी जांच को आप सीआईडीसीबी से करवाइए। कमिश्नर साहब ने मीडिया में भी बयान दिया और हम सबको भी उन्होंने ये कहा कि वो तो सहमति से संबंध थे, उसकी बात है। अरे भाई, ये काम तय करना न्यायालय का है, आपका न्याय वो नहीं है, आपका काम है अनुसंधान करना, पहली बात। दूसरी बात, उस पीड़िता ने अपने ऊपर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को आदमी कब डालता है? सुसाइड करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ आदमी तभी डालता है जब वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित हो। 2 महीने से वो थाने में लगातार चक्कर काट रही है। उसके आज पति के बयान के मुताबिक उसको बहुत ही गंदे शब्दों से नवाजा गया है। उसको ये कहा गया है कि तू तो इसको फंसा रही है, तेरे से 6 साल छोटा है। 6 साल छोटा हो, 7 साल छोटा हो, उम्र के आधार पर रेप और ये संबंध तय नहीं होते हैं। किसी की अगर अश्लील क्लिप बना ली जाए और उसको ये कहा जाए महिला को कि अगर तू मेरे साथ वहां नहीं चलेगी तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार होगी, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचानी है। इसीलिए वो डिफरेंट जगह गई होगी, जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं सामाजिक संगठन चलाने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और सेंटर का भी एक सदस्य हूं। इसलिए मैं उस चीज को समझ सकता हूं कि अगर आप किसी को ब्लैकमेल करोगे तो ब्लैकमेल तब होगा तब आपको पास खोने के लिए। थाने में वो तब जब उसको खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचाता। 2 महीने का टाइम पीरियड बहुत होता है। उस टाइम पीरियड के दौरान अगर कोई सी महिला एसआई को या महिला कांस्टेबल को जांच सौंपी जाती ताकि वो उसकी मन की पीड़ा समझ पाती। क्या ऐसा होता है? बलात्कार पीड़ित महिला की जांच एक पुरुष करेगा। आप सोचिए कितना बड़ा इश्यू है ये। जो बात अपने पति से महिला शेयर करने में डरती है, वो एक अनजान पुलिस अधिकारी के सामने कैसे बात करेगी? इसमें पुलिस का और प्रशासन की जो ये पूरी है उसका लापरवाहपूर्ण तरीका रहा है। इसीलिए हमने डिमांड की है कि इनकी जांच सिस्टमेटिक ढंग से और एक महिला अधिकारी नियुक्त किया जाए जो हर थाने में जो बलात्कार पीड़ितों के लिए स्पेशली वही बात करें। क्यों पुरुष बात करें? पुरुष बात ही क्यों करें? क्योंकि अगर पुरुष बात करेगा तो बहुत सारी चीजें छिपी हुई रह जाएगी। आज के अखबारों में बड़े उसमें छपा हुआ है, उसने अपने सीमन के कपड़े उनको सौंपे, क्लिप सौंपी, उन विभिन्न स्थानों को उन्होंने दस्तयाब भी करवाया कि यहां मेरे साथ ये घटना हुई है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? मतलब एक बार एक महिला के बलात्कार होने के बाद बार 10 बार उसके साथ बलात्कार मानसिक रूप से किया जाता है। ये सोचने का विषय है, ये भारतीय कानून है। और सबसे बड़ा इसमें इश्यू ये है कि वो एक पूर्व फौजी की पत्नी थी। मतलब देश के बेटे आप जाते हैं फौज में और पीछे उनके परिवार वालों के साथ रेप होता है, उन्हें जो रेपिस्ट है उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर के साथ पुलिस अधिकारी पेश आते हैं। ये शर्म का विषय है देश के लिए। बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है, विषय है ये आज वो महिला है, कल को मेरी पत्नी हो सकती है और किसी की भी पत्नी हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है। बार रोज घटनाएं होती है। जैसे राजेंद्र सिंह साहब ने बोला, बहुत सारी घटनाएं लास्ट के 6 मंथ या उसमें होती रही है। लेकिन हम शांति चेतते कब है? जब कोई दुर्घटना हो जाती है। थाना परिसर इतना चाक चौबंद रहता है
उस समय एक महिला ज्वलनशील पदार्थ डाल के जल जाती है, उसको अगर उसी वक्त ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती। 75% जल गई। सुबह 5 बजे उसके परिजनों को आप जबरदस्ती बुला के और उनको प्रेशर में लेके उनको दाह संस्कार करवा देते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। शाम को जनप्रतिनिधि व्यापार मंडल, पूरा व्यापार मंडल क्यों आएगा साथ में, ये बताइए आप। जाहिर है वो घटना गलत थी, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। उसके पति ने आज स्पष्ट शब्दों में बोला है, आज मीडिया इस बात को उठा रहा है। सदन में आज धारीवाल जी ने बोला कि साहब वो सस्पेंड हो गए। आप सस्पेंड होंगे 6 महीने बाद में, साल भर बाद में वो वापस लग जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की मां आएगी क्या वापस? आप मुझे सवाल ये है, क्या उस फौजी की पत्नी वापस आएगी? लोग सवाल ऐसे खड़े कर रहे हैं, वो तो चरित्रहीन थी, ये थी। आप कौन होते हो प्रमाण पत्र जारी करने वाले? क्या पुलिस का थानाधिकारी, एसपी साहब? मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, जोशी साहब के पास आना चाहूंगा। जोशी साहब, उनके जो विक्टिम थी उसके बयान भी हुए हॉस्पिटल में रहते हुए, जैसे बताया जा रहा है 164 के बयान भी शायद उनके हो गए। केस क्या कहता है इसमें, कानून क्या कहता है कि 164 के अगर कोई बयान दे देता है तो उसके बाद में कानून क्या है? दो चीजें सामने आ रही हैं। पुलिस के आला अफसर ये कहते हैं कि बिल्कुल पुलिस का कोई कसूर नहीं इसमें, और जैसे अभी रेटा बता रहे हैं कि कैरेक्टर को लेकर के जिक्र किया गया, सहमति बताई जा रही है, सारी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन जब सुसाइड कोई करता है और उस दरमियान जब बयान होते हैं तो ऐसी पोजीशन में जांच और कानून, उसकी दृष्टि क्या कहती है इस पर? देखो योगेंद्र जी, भावनात्मक रूप से हम कुछ भी कह सकते हैं, भावनाएं अपनी जगह जी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह। एफआईआर दर्ज हो गई, समय पे हो गई। ये शायद करदनी का मामला था, वहां के एसएचओ ने इसको महिला कांस्टेबल के साथ गाड़ी लेकर के इस थाने में भिजवाया, एफआईआर दर्ज हुई, 164 के बयान हो गए। अब क्या होता है, जो एफआईआर है और 164 के बयान है, उनको घटना स्थलों से मिलाना पड़ता है। अगर उसके अंदर ये तथ्य सामने आ जाते हैं कि साहब इसके अंदर दोनों आपस में राजी थे किसी भी चीज में, या आपस में आप एक दूसरे का विरोधी नहीं था, या जहां भी गए हैं या नहीं गए हैं इनकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि ये मतलब मित्रवत रह रहे थे, तो एक कोई भी पुलिस का अधिकारी ये चाहेगा क्या कि उस स्थिति में जहां इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीजें आ जाएं तो उसको अपराधी को उसको बंद कर दे ताकि उसकी जमानत ही नहीं हो। तो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कानून कड़ा है। अगर इस प्रकार के अपराध करने वाला व्यक्ति पकड़ में आता है तो उसकी जमानत नहीं होती, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल जेल से छूटता नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ये नहीं है कि 164 के बयान हो गए, एफआईआर दर्ज हो गई, आप उसको बंद कर दें लाके। उसके बाद एफआईआर और 164 के बयानों को घटनास्थल, महिला के जो परिवार वाले हैं उनसे, जो अपराधी है उसके कार्यों से, और जहां जहां वो गए हैं, जैसे नैनीताल गए हैं, उदयपुर गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहां होटलों में जाकर के पता करने का, ये सब। अब कारण क्या है, ये सब चीजें सही है चलो, लेकिन वो जब महिला आई तो थाने में उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला। कैसा कि भाई अगर ऐसी चीजें सामने आ रही है पुलिस के तो तू अपराधी है। अब क्या हुआ, एक तो वो अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने आई और उसको अपराधी ठहरा दो। ये जो प्रक्रिया हुई है, जो उसके साथ 10-20 दिन में चली है, ये प्रक्रिया गलत थी। अगर ये नहीं होती, उसको पुचकारा जाता, कोई बात नहीं, तेरे साथ कुछ भी हुआ हो, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम इस स्थिति को देखेंगे क्या है क्या नहीं। चर्चा ये भी है कि 306 में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के 306 क्या कहती है? देखिए, यह है प्रोवोकेशन, कि हम उसको ऐसी परिस्थितियों में ला दें जिससे आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा न बचे। अब इसको आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब वो जैसे थाने में आ रही है तो प्रॉपर आईओ उसको मिले। हमारे यहां यही परेशानी है, इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी तो हैं कम, मुकदमे हैं ज्यादा। अब जैसे पता चला मुझे कि जब वो महिला थाने में आई तो एसएचओ वहां था ही नहीं, तो जिस थानेदार के पास इन्वेस्टिगेशन है वो वहां नहीं है, तो थाने को एक हेड कांस्टेबल संभाल रहे हैं, या 2-4 अपने काम से लगे रहते हैं। तो यहां क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते। अगर वो महिला आई है
तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही घटना के बारे में जानकारियां मिली, अनुसंधान किया तो जानकारियां सामने आई, तो पुलिस वालों ने अपने व्यवहार से उस महिला को अपराधी ठहराने का प्रयास किया। और उसको अपराधी ठहराने के प्रयास में क्या हुआ कि उस महिला को अब वो सोचने लगी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरी परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मैं उधर से भी चली गई और मैं इधर से भी चली गई, अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैंने तो ये तक सुना है कि कई ऐसे सपोर्टर लग रहे थे जिन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ऐसा करेगी तो शायद पुलिस वाले इससे डर जाएंगे या इस तरह से कुछ हो जाएगा, लेकिन ये तो गजब हो गया, वो तो पूरा ही जल गई और उससे उसके जीवन लीला समाप्त हो गई। तो मैंने और ये राजेंद्र जी जो कह रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि आजकल संवेदनाएं रहनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, इस तरह की घटना होती तो अंतिम समय तक उस महिला के साथ या पुरुष के साथ पुलिस वालों को रहना चाहिए, और चाहे उनको पता लग जाए कि तू गलत है, लेकिन उसको गलत नहीं कहना चाहिए। अगर हमने क्या किया कि हमने ये बताया कि तू तो गलत है, तो उसने क्या कहा कि मैं यहां इसलिए थोड़ी आई हूं, जो गलत तू तो मुझे ही पता है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ी आई हूं जो मुझे आप मुंह पे गलत कहो। तो उसके क्या दिमाग में आई कि उसके दिमाग में हीन भावना पैदा हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। वो पति है, जैसा मुझे जानकारी में आया है कि इनका डाइवर्स का पिटीशन भी पेंडिंग है, जो 21 अक्टूबर को शायद 6 महीने हो जाएंगे। इस लेडी ने इस पति को शायद 107, 151 में पाबंद भी करा रखा है। ये बातें जो आती हैं सामने और ये आई हैं, तो ये कुल मिलाकर ये बातें ये कह रही हैं कि इसमें अगर दोनों की तरफ से कोई रजाबंदी भी थी तो महिला की तरफ पुलिस वालों का सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए था, और होने चाहिए था उसके साथ साथ उस महिला को सांत्वना देने का प्रयास करते, न कि उसको सीधा कह दिया कि तू तो इस लड़के को जो है पटाना चाहती है, तू इस लड़के का जीवन खराब करना चाहती है। तो ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं। दूसरा, दूसरे पक्ष को इसके सामने अगर आप खड़ा कर दोगे तो वो पक्ष क्या इससे प्रेम से बात करेगा? उसने क्या सोचा कि मेरे सामने जिनसे भी खड़ा करके बात कराई जा रही है वो सब क्या है, मुझे अपराधी घोषित कर रहे। तो बात यह है कि हमें इन सब चीजों में तालमेल करना चाहिए। ये तालमेल पहले होता था, अब नहीं होता। मैं भंवर सिंह जी आपके पास आऊंगा, मैं राजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, दो बातें इसमें आ रही हैं। एक तो सत्ता पक्ष की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी इसमें बेवजह राजनीति कर रही है, और दूसरा पुलिस अधिकारियों ने जिस दिन घटना हुई उसके 24 घंटे में ही जिन अधिकारियों पे वो आरोप लगा रहे कि सुना नहीं गया, वहां पे उसके साथ बदतमीजी, सबको क्लीन चिट दी गई। देखो योगेंद्र जी, ये आई थिंक जो सस्पेंड किया हो, चाहे एपीओ किया हो, या ये सब मीडिया ट्रायल, प्रेशर, व्यापार मंडल ने बंद कर दिया और कुछ लोगों ने बंद कर दिया, ये वजह ये मानी जा सकती है केवल? देखो योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में राजस्थान में विपक्ष में है, और विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए आप खुद समझते हो, पूरा देश समझता है, राजस्थान की जनता भी समझती है। जब इतना संवेदनशील मामला जब राज्य की जनता के सामने आया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर आकलन करेगी, और आकलन करके सरकार के सामने रखेगी, पुलिस प्रशासन के सामने रखेगी। और इस प्रकरण के अंदर तो पूरी तरह से संवेदनशीलता जाहिर हुई है, प्रकट हुई है, क्योंकि कोई भी महिला है वो पुलिस स्टेशन पे जाकर आत्मदाह कर रही है, तो निश्चित रूप से कितनी मजबूर हुई होगी, ये भावनाएं समझ नहीं रही है। ना सरकार समझने की कोशिश कर रही है, ना पुलिस के अफसर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनको समझना पड़ेगा। यहाँ हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश में रह रहे हैं, जहाँ संविधान और कानून के तहत काम हो रहा है, वहां इस तरह से ये जो जिस तरह के तथ्य सामने रख रहे हैं पुलिस के अधिकारी, वो कहीं किसी भी तरह से उनकी संवेदनशीलता को प्रकट नहीं करते। इतना गंभीर जब मामला है, उसके अंदर क्या आप ये मानते हैं क्या कि वो जो अपराधी था उसने कोई अच्छा काम किया? अगर वो एक विवाहिता के साथ में दुष्कर्म तो वो कर ही रहा है ना, जो ये जानते हुए कि ये शादीशुदा है, उसके बाद भी उसके साथ अवैध संबंध बना रहा है, तो इसको आप निश्चित रूप से इसको ये नहीं कह सकते कि उसने कोई सही काम किया है। परंतु हमारा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इसमें स्पष्ट है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है,
जिस तरह से आप देखिए कैसे जी। पुलिस के अधिकारी आपके बात को मैं जारी रखूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं जयपुर के वैशाली नगर थाने में हुई घटना को लेकर के। एक घटना इस तरह की, एक महिला जिसने रेप का आरोप लगाया और उसके बाद उसका यह आरोप रहा कि मुझे न्याय नहीं मिला और वो मौत को गले लगा लिया। यह घटना एक सनसनीखेज वाकया सामने आया है, जिसके विरोध में वैशाली नगर खातीपुरा में बंद भी रखा गया आधा दिन का, और राजस्थान विधानसभा में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। चले मैं इसी को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र जी, आपके पास में मैं था जी, यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। नहीं, राजनीति का कोई, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में राजनीति का सवाल ही नहीं है। विपक्ष की भूमिका निर्वहन करना उसके लिए आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह है, आप इस प्रकरण में देखिए कि एक लेडी पुलिस के थाने के अंदर आत्मदाह कर रही है, तो ये तो सबसे बड़े जांच का विषय वैसे ही हो जाता है। 174 सीआरपीसी में जांच की इन्होंने, होनी चाहिए 176 सीआरपीसी में, क्योंकि पुलिस हिरासत के अंदर है, पुलिस की कस्टडी है वहां पे, और वहां पे किसी व्यक्ति की संदेहास्पद मौत हुई है या उसने जलकर उसकी मौत हुई है, तो ये तो निश्चित रूप से 176 सीआरपीसी में जांच होनी चाहिए। और 176 सीआरपीसी में सुप्रीम कोर्ट ने, मानव अधिकार आयोगों ने इस तरह के गाइडलाइन दे रखी है कि पूरे पुलिस स्टेशन को हटाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसकी जांच है वो जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे। तो ये सब, इन सब कानूनी प्रावधानों का कहीं पे भी पालना नहीं हो रही है, और इसलिए एक सजग विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वैशाली नगर भी थाने गए हैं, और वहां जाके उनको कहा है कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्याय संगत जांच हो। कोई भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में ये कह रही है कि भाई पुलिस जांच करे, एक अच्छी एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए, और निश्चित रूप से जांच होनी भी चाहिए। सीआईडीसीबी को भेजी गई है। हाँ, सीआईडीसीबी को भेजी गई है, और इसमें जो लापरवाहियां हुई है, मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में लापरवाहियां दिख रही। अब एक एसपी के पास एक लेडी जाती है, मेरे साथ बलात्कार हो गया, वीडियो फिल्म लेके जाती है, उसकी एसपी नहीं सुन रहा। वो थानागाजी का बहुत बड़ा कांड हो गया, बड़ौदा में फिर कांड हो गया। कैसे, किस तरह से हेड चलो मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस आ रहा हूं। आप एक चीज और देखिए, एक जो अब पुलिस की रेट देखो क्या हो गई, पुलिस में महिलाओं की, हाँ रेट देखो ना आप, महिलाओं के अत्याचार के मामले में कितनी पुलिस की जातियां सामने आ रही है कि नोखा का सीओ है, वो 5 लाख रुपए मांग रहा है प्रमाणित केस के अंदर लोगों को गिरफ्तार करने की, ये उसकी डिमांड है। और वो तो 2 लाख रुपए में उसका सौदा तय हुआ, और 1 लाख रुपए 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। जो जिस हिसाब से पुलिस रिश्वत खा रही है, लेकिन क्या चीज स्पष्ट कर रही है, लाखों रुपए लेने के घटनाक्रम पहले भी रहे, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त काफी ट्रैप बड़े हैं। आप ये देखिए, खुद मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी जिसमें एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि जो बजरी का ट्रक 25,000 में बिकता था वो 75,000 रुपए में बिक रहा है। खुद मान रहे हो कि साहब पुलिस पैसे खा रही है इसमें, पर इसका निराकरण कौन करेगा? अभी आ रहा हूं आपके पास। सरकार सोई पड़ी है। रेटा जी मैं इसमें सीधी सी बात ये कहूंगा कि आप ये देखिए, प्रेस नोट जारी होता है पुलिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उस गाइडलाइन में किसी भी पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया जाता है। पहला जो प्रेस नोट जारी हुआ, उस प्रेस नोट में उसका पूरी जन्म कुंडली दे दी गई। ये कौन सा कानून कहता है, आप मुझे बताइए, कौन सा कानून कहता है? उसमें आप पीड़िता की पूरी वो बता देते हो। रही बात इसकी, हम आज स्टूडियो में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं कि वो वहां गई, ये किया, वो किया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है। विषय ये है कि पीड़िता ने थाने में ज्वलनशील पदार्थ डालकर सुसाइड किया, कितना बड़ा इश्यू है। सुरक्षित, सबसे सुरक्षित स्थान कहां होता है? अगर मेरे पे कोई हमला होगा तो मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा? बच के अपनी गाड़ी, या मैं अपने आप को बच के थाने में घुसने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे वहां लगता है मैं वहां सुरक्षित हूं। और अगर थाने में मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मैं कहां जाऊंगा? बताइए मुझे आप। फिर तो मुख्यमंत्री आवास में घुसना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में घुसना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी पुलिस वाले कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है बात खत्म हो गई।
आप अधिकारी अगर एक सांत्वना दे, पुलिस का मोटो क्या है? आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। यहां तो उल्टा हो रहा है। आप उस जो भी जिसके खिलाफ हुआ, ना का मतलब ना ही होता है साहब। महिला ने संबंध बनाए, इन्होंने ये कह रहे हैं साहब सहमति से बने, क्या वीडियो कैमरा लगा रखा था क्या? या उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे अधिकारी? कैसे सिद्ध करोगे आप सहमति बनाई? आज के युग में पत्नी के साथ भी आप बिना उसके नहीं कर सकते। पत्नी भी सुबह मॉर्निंग में उठकर आपके खिलाफ लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं उससे कि लगता क्या आपको जो आरोपी था उसे बचाया गया? बिल्कुल डेफिनेटली बचाया। 2 महीने से घूम रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि हम बेगुनाह को फंसा भी नहीं सकते। पुलिस का यह कहना है, आप मुझे बताइए, आज आप चले जाइए थाने में और थाने में जाके बोलिए मेरी जेब कटी है, आपको सीधा वो तुरंत 2 मिनट में बोले क्या है भाई? मतलब बात करने की तमीज नहीं होती है। जो सिस्टम से उसके साथ पीड़ित को इतना घृणित महसूस करवाया जाता है कि आधे अपराध दर्ज ही नहीं होते हैं। रेप का अपराध पीड़िता जब बहुत ज्यादा हद से गुजर जाती है ब्लैकमेलिंग में, तब वो थाने में गई होगी। 2 साल से उसके साथ शोषण हो रहा था। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन करते ना आप, किसने मना किया? उसके साथ अब सब दो, आज उसके पति का बयान है, पति का आज बयान है कि उसके साथ बहुत ज्यादा वो ज्यादती की गई। रही बात उनके आपसी संबंधों की, पुलिस ने ये भी कह रही है, जैसा दादी साहब योगेंद्र जी बता रहे थे कि साहब उनके आपस में तलाक का मामला है, वो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं वो डिस्कशन करने का इशू, उसकी जांच तो दी नहीं पुलिस को। पुलिस की जांच इस बात की है कि जो युवक था उसने उसका यौन शोषण किया, लगातार किया, अलग अलग स्थानों पर किया, वो लेके जा रही है। फिर इसके अलावा क्या चाहिए? महिला ने बोल दिया, उसका बयान फाइनल है। आप उसको जलने के बाद आप उसको, जैसे राजेंद्र साहब ने बताया कि उसमें बयान ले रहे हो आप कस्टडी में, कौन सी बात है आपकी? आज आपकी में सब चीजें हो रही है। उससे पहले 2 महीने तक सब सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको पीड़ित किया जा रहा था, उसके साथ कोई नहीं था सपोर्ट में। ये सब चीजें प्रमाणित तरीके से ये सिद्ध करती है कि पुलिस ने अपराधी को बचाया है और बचाने के लिए वेल नोन बहुत ही सिस्टम से काम किया गया है। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, क्योंकि इसी तरह काम होते जा रहे हैं, इसीलिए तो अपराध के दर्ज हो रही है। वापस आऊंगा आपके पास में, जोशी साहब के पास में जाना चाहूंगा। जोशी साहब, एक चीज बताइए, पुलिस कमिश्नर का साफ कहना था, सरकार ने भी पहली बार तो बयान जब बीजेपी ने इसे विधानसभा में उठाया तो यही आया, कमिश्नर का साफ कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए था, कोई भी जानता है इस बात को, लेकिन किसी के प्रेशर में हम किसी बेगुनाह को दोषी भी साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं यही बात आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर किसी को दोष सिद्ध या दोष सिद्ध नहीं करना, अगर आप राजनीतिक प्रेशर, ये दूसरा प्रेशर, ये तीसरा प्रेशर, इन प्रेशरों को हटा दे तो इन्वेस्टिगेशन के अनुसार करना चाहिए। जो तरीका है जांच करने का, वो जांच करने से जब आप इस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि इसने अपराध किया है तो आप उसको गिरफ्तार करें। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि उसमें टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। मान लो 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, तो 1 महीना लग सकता है, 15 दिन में भी जांच करके पेश की जा सकती है। लेकिन ये नहीं है कि अगर महिला ने कह दिया तो वो सोले आना सत्य है। अगर पुलिस ये कर देगी जिस दिन, उस दिन तो आप देखेंगे कि यहाँ गदर मच जाएगा कि एक महिला ने किसी के ऊपर कैसे भी आक्षेप लगा दिए और उसने FIR दे दी या 164 के बयान करा दिए तो वो आदमी जेल चला जाए। मैं तो कोर्ट में जाता हूं, वहां देखता हूं हालत, मेरे को यह आता है कि ये जब इस तरीके चीज की गई है तो इसमें दूसरी तरफ भी सोचना चाहिए था इस तरह को करने से पहले। वहां स्थितियां ये है कि ज्यादातर इतने केसेस जो आ रहे हैं उनमें 90% केस यही है सारे इस तरह के। मैं एक बात आपकी बात काटना और नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूं। कोर्टों में देखता हूं, नहीं कोर्टों में आप देखते हैं, कोर्टों में आप देखते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम ये भी तो है ना कि कोई क्या आज तक थाने में जली, कोई जली 95% केसों में से जलने का डिसीजन किस परिस्थिति में लिया गया? सवाल ये है, इनका सवाल ये है। इनका प्रश्न दूसरा है, ये जलने का अपन बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं पीछे बैकग्राउंड तो वही था ना, उसका बैकग्राउंड वही है, थाने में क्यों गई वो? कुल मिलाकर देखो क्या मेरे से जो कार्य प्रणाली अलग है, वो जलने का उसके ऊपर सवाल, राइट, पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल है। प्रणाली में कहीं न कहीं इसमें खामी है। इनको इसको समीक्षा करनी चाहिए, नेताओं को भी करनी चाहिए, राजनेताओं को, अफसरों को। जी, लेकिन एक बात मैं साहब एक बात जानना चाहता हूं कि आला अधिकारी, जयपुर कमिश्नरेट के सबसे बड़े अधिकारी पुलिस कमिश्नर हैं, जो एडिशनल DGP हैं,
उनका साफ एकदम अपने स्टाफ को क्लीन चिट कि बिल्कुल पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस जितनी मदद कर सकती थी पुलिस ने की, लेकिन हम किसी बेगुनाह को नहीं फंसा सकते। नहीं योगेंद्र जी, यहाँ सवाल देखो, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है। हाँ। उसमें तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या हस्तक्षेप कर सकता है। सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि उस लेडी को ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि उसको वहां पुलिस स्टेशन पे जाकर जलना पड़ा। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या हम महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस की सरकार क्या इस तरह से महिलाएं सुरक्षाएं कर रही है कि महिलाओं पे अत्याचार के मामले में मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए 5 लाख की फीस, तो क्या यहां पे भी फीस चाहिए थी? अगर 5 लाख रुपए दे देते तो हो सकता है वो गिरफ्तार कर लेते। ये जो इस तरह के जो तथ्य है, तो आपको लगता है कि ऐसा थाना क्षेत्र पे, थाना लेवल पे, आईओ के लेवल पे कहीं ना कहीं करप्शन हुआ है, उसको बचाया गया आरोपी को, ये करप्शन के लिए मैं नहीं कह रहा। जो अभी आपके नोखा में हुआ, मैं एक उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि महिलाओं के अत्याचार के मामले में पुलिस संवेदनशील नहीं रही। अगर इसमें संवेदनशीलता होती तो ये इतनी बड़ी घटना ही नहीं घटती। भाई आपको अगर जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर्स थे वो इस महिला को बुलाते, बैठते, बात करते, उसको सांत्वना देते, तफ्तीश के हालात बताते, उसको उन तथ्यों से अवगत कराते, उसके पति को बुलाते, उसके रिश्तेदारों को बुलाते और उन सब तथ्यों को सामने रखकर उनको इस तरह से एक सामान्य तरीका था, ये जो मैं कह रहा था, ये इसको अडॉप्ट करते तो इतना बड़ा ये गंभीरता नहीं बनती। मजबूर नहीं होती का ये है उससे कि उसको इतना मजबूर नहीं होना पड़ता कि वो अब उसके दिमाग में क्या हुआ कि मैं अब उसके पास मेंटली टॉर्चर किया गया साहब, उसको अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसके साथ। लोअर स्टाफ था, मेल लोअर स्टाफ था, उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी से बातें की, उससे उसको पीड़ा पहुंची कि भाई मेरे साथ भी ये क्या हो रहा है। और एंड में मेरी कोई सुन भी नहीं रहा और वो जो तथ्य प्रस्तुत करती जा रही थी वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आज वैशाली थाने में कि कोई लेडी के थाने में आप किसी को पकड़ लो, उसकी आलोचना नहीं करनी नहीं। आज वैशाली थाने में दोषी नहीं ठहरा, वैशाली थाने में आज उसके पति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, इस्तीफा दिया है। उसमें साफ कहा है उसने कि ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल उच्च अधिकारी के द्वारा किया गया जिससे वो मानसिक रूप से पीड़ित हुई। बिल्कुल। तो दोहरा काम हो गया, एक तो उसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है, दूसरा उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है थाने में, उसके साथ तो ऑटोमेटिकली एक अलग इशू है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, अब उसमें जो भी फाइंडिंग आईओ देगा, आईओ ने अगर कोई मान लो उसमें किसी तरह की गलती की है तो उसकी शिकायत हो सकती है। परंतु यहाँ सवाल ये हो रहा है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि उसको वहां जाके अपने छोटे बच्चे को साथ ले गई है। देखो आप मानसिक रूप से वो पूरी तरह से प्रिपेयर थी कि मेरे साथ में ऐसा बुरा हो चुका और अब मेरे साथ में मुझे तो पुलिस स्टेशन पे ही जाके आत्मदाह करना है। तो नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें बात यह है कि बच्चे को उसने पेन के बहाने से बाहर भेजा, उसके बाद में किया है, मतलब ये तात्कालिक परिस्थितियों से पैदा हुआ है। तात्कालिक परिस्थिति वो प्रिपेयर होके नहीं आई। ज्वलनशील पदार्थ परिस्थितियां यही है कि वो महिला जब परेशान थी तो उसकी परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसकी परेशानी को कौन सुनता? ये जो डीवाईएसपी, एसएचओ और ऊपर एडिशनल सीनियर की जिम्मेदारी थी कि ये उस प्रकरण को देखते। इनको देखने की फुर्सत नहीं है। अब ऐसी चीजों में देखना जरूरी है, और जब नहीं देखा गया तो ये परिस्थितियां पैदा होगी। मामलों में मॉनिटरिंग है, उसको थोड़ा मजबूत करना चाहिए। नहीं, मेरा तो ये मानना ये है कि प्रत्येक थाने में देखना चाहिए, थाने में एक महिला सीनियर महिला अधिकारी होनी चाहिए जो बलात्कार के केसों को वही डील करे। वो महिला थाने है ना, तो वहां जाके अगर महिला थाने के उनको कर्मचारी है उनको इसमें इन्वॉल्व करते तो शायद हो सकता है इनकी काउंसलिंग करते किसी तरह को इस मामले को एक बार भी 4-4 घंटे थाने में बैठा गया, 4-4 घंटे थाने में बैठे गए। ये सबसे बड़ा इशू है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए आप वहां की थाने। योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो अनुसंधान के तरीके हैं, थानों की जो स्टेट टाइम से चली आ रही है कि थाना कैसे चलेगा, उस सब चीजों में चेंज आना चाहिए। बदलाव की जरूरत है। बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा जब जाकर के लोगों को सुरक्षा मिलेगी कि थाने में जाते हैं तो वो विश्वास भी जब भी कायम होगा, जब भी उनको भरोसा होगा, अपराधियों में भी डर जब पैदा होगा। नहीं तो अब तो बेचारी ये पहले तो था हमारे समय में जब हम थाने में रहते थे तो प्रत्येक चीज की हमें जानकारी होती, हम अपने अधिकारियों को बताते और इस तरह से किया करते थे। लेकिन आजकल तो है ही नहीं। आजकल उनको यही पता नहीं लगता कि हमारे थाने में क्या कार्रवाई चल रही है। अब ये महिला कितनी बार से कितने समय से वहां थाने में आ रही है? लगभग 2 महीने से वो लगभग 8 से 10 बार आई है, ऐसा
वहाँ बताया जा रहा बिल्कुल है, आइए। तो 8 से 10 बार आना बहुत बड़ी बात है। पुलिस अधिकारी हो योगेंद्र जोशी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी पीड़िता है उसको थाने में बुलवाने का अधिकार ही नहीं। बुलाया गया उसको, सीसीटीवी फुटेज गलत है। सीसीटीवी फुटेज घर बोले जाकर पूछताछ करनी चाहिए। और अगर वो आती है तो उसको मना करें, आप बताइए। साहब उसकी पहचान सबसे बड़ी बात है उसकी पहचान इसी में प्रोविजन है, सीआरपीसी कोई भी पीड़िता आना नहीं चाहिए था। उसको थाने पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। उसकी पहचान पूरी तरह उजागर कर दी गई। ये सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने तो की नहीं, आपने नहीं की। सबूत लेके बुलाया जा रहा है। बिल्कुल सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ। नहीं, सबूत लेके आओ। वो सबूत क्या लाए? सबूत नहीं, सबूत में उसने सीमन के पेपर वो दिए हैं, कपड़े दिए हैं, सब कुछ दिया है, उन जगहों को उसने वेरीफाई करवाया है। उसके अलावा क्या चाहिए? अब वीडियो कैमरा तो बनाने से ही, अगर वीडियो हो सकता है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो भी लड़का है, उसके पास, आरोपी के पास कुछ क्लिप्स हो, इसलिए वो मानसिक दबाव से वो डिफरेंट जगह गई होगी। मे बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है। इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दिया गया? ब्लैकमेलिंग के कांड रोज देखते हैं। अपने अलवर में कांड हुआ उस बच्ची के साथ, उसकी वो बना के उसके साथ 6 दिन तक उसको पीड़ित किया गया। एक बात जानना चाहता हूं आपसे, ये जो पूरा वाक्य है, इसमें जो महसूस होता है, और लोग जो लग हैं, चाहे बंद करने वाला हो, बीजेपी हो, कि उसने जो अपनी एफआईआर दी, जो इस दुनिया में नहीं है लेडी, उसकी जांच में बहुत काफी देरी रही, लेकिन जो आरोप वो अधिकारियों पे लगा रही थी, उनको बहुत फास्ट में जाकर के क्लीन चिट दे दी गई। ये कहीं आपको पुलिस का दोहरापन लग रहा है? नहीं, अब जैसे ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये जो क्लीन चिट देने का है, ये भले क्लीन चिट दे देते, लेकिन उस महिला को जो बार बार इस बारे में बताया गया और इस बारे में उसको जो टॉर्चर किया गया और जिस भाषा से उससे बात की गई, वो गलत थी। वो नहीं होना चाहिए था उसके साथ। अब जैसे मान लीजिए जो पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं, तो इनके किसी भी वर्जन पर कोई अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वहां के कमिश्नर हैं और उन्होंने उस अनुसंधान को अच्छी तरह से देखा है और परख लिया, उसके बाद ही उन्होंने ये चीज कही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी हमको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर हमें ये लग गया कि इस व्यक्ति के खिलाफ ये चीज आ गई है, तो इस तरह की बात न करें कि उसके मन को ठेस पहुंचे। हम इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें कि उसको चोट पहुंचे। अब मान लीजिए जैसे ये आप बता रहे कि उसको पुलिस के एक अधिकारी हैं, उसको गंदे शब्दों से उसका इस्तेमाल किया गया उसके सामने, तो वो क्या बार बार आती होगी तो परेशान हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने किया। तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। उनको उसकी बात सुननी चाहिए थी और अब उनको ये लग जाना चाहिए एक पुलिस अफसर को कि ये टेंशन में है, ये पुलिस वाले को लगना चाहिए, उसको इस बात की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तभी राजेंद्र जी कह रहे हैं कि अब चेंज होना चाहिए ट्रेनिंग में। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इस प्रकार के हादसे और भी होंगे। लेकिन पुलिस पे तो काफी प्रेशर बताया जा रहा है। पुलिस प्रेशर को सहन करे कि सारी चीजें करेगी, ऐसा कहा जाता है। किस बात का प्रेशर है? देखिए, इसमें पुलिस के ऊपर तो 5-5 लाख रुपए की तो रिश्वत खा रही है पुलिस। इसमें 25,000 का ट्रक 75,000 में बिकवा रही है। देखिए, इसमें पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस हो गई। ऐसे और मसले फिर भी में आप ऐसे मसले में कोई प्रेशर नहीं होता जब तक राजनीतिक स्थिति नहीं हो। जैसे मान लीजिए वो स्थिति थी जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई और 6 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई चुनाव की डलने के बाद, वो अलग मसला है, वो चीज अलग है। लेकिन ये मसला अलग है, इसके अंदर तो कोई प्रेशर का सवाल ही नहीं होता कि प्रेशर हो, बिना प्रेशर हो नहीं हो। लेकिन हाँ, राजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो सही है कि हमने इतने पैसे लेते हुए पहले कभी पुलिस वालों को नहीं देखा। इसमें महिलाएं भी पकड़ में आ रही हैं। 50-50 लाख की रिश्वत। आप देखिए कि क्या पुलिस कहां जाएगी अगर इस तरह की हरकतें पुलिस वाले करते रहे। अभी देखिए जो हमारे पुलिस के डीवाईएसपी, उनकी पत्नी पकड़ी गई है, जो आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर। आज ये जो चीजें आ रही हैं, ये चीजें क्या बताती हैं? आज किराए तो पहले भी है, ऐसा नहीं कह सकते। सस्पेंड हुए बूंदी एसएचओ। नहीं, महिला की सुरक्षा कौन करेगा? बूंदी एसएचओ पहले देखिए साहब, पहले मुश्किल से 1 आध 2 साल में 3 साल में एक ट्रेप होता था पुलिस वाले का, वो भी वो निकम्मा जो मानता ही नहीं था, और उसके बारे में जब पुलिस वालों को पता लग जाता है कि नहीं भाई इसको तो ट्रेप ही करना है, तो ट्रेप होता था। लेकिन आजकल तो क्या है, उनको परेशान हो रहे होंगे एसीबी वाले, रोज तो जापता ही नहीं होगा। रोज के 4 ट्रेप की सूचनाएं आ रही है इनके पास, रोज तो मानते ही नहीं है। आप थाने में देखिए, दिन भर यही चलता रहता है, और ये डर होते हुए भी ये नहीं मान रहे कि ट्रेप हो रहे हैं। जयपुर में कितने पुलिस अफसर ट्रेप हो चुके हैं आप सुनो। पहले तो 5-5, 10-10 साल में कभी हमने
कभी कभार आप ये बताइए, हर सरकार लग रही है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, इसको हर सरकार कहीं कोई कंट्रोल या कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। एक मिनट, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल। हर सरकार जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की रक्षा करेंगे, ये जुमला होता है। और हर सरकार में हर बार ऐसा कोई ना कोई केस होता है जो हिला के जाता है। निर्भया कांड, चाहे आप दिल्ली का ले लो, ये ले लो, अभी थानागाजी ले लो। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि कब हम ये देश ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं, कब हम ऐसे अधिकारी पैदा करेंगे इस समाज में, इस देश में, जो इन महिलाओं को, जो शक्ति है भारत में, नारी को पूजा जाता है, उसको आप सरेआम जल रही है वो नारी। फिर आप कहां बात कर रहे हो? आज संसद में बोल रहे हो, कल तक कोई नहीं बोले, क्योंकि आज ये मुद्दा हॉट टॉक बन चुका है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए संसद में बोलना पड़ा उनको। उससे पहले क्यों नहीं? 2 महीने तक वो घूम रही थी, कोई नहीं पूछ रहा था। क्यों नहीं पूछ रहे थे? थानाधिकारी वही थे, एसएचओ वही थे, एसपी वही थे। क्या पूरा जनप्रतिनिधि, बीजेपी और कांग्रेस सब चुप क्यों थे? विपक्ष में वहां कांग्रेस की सरकार है, कटारिया जी वहां बैठे हैं, राजपाल जी कहां चले गए थे? कल ही क्यों आए? कल इसलिए आए क्योंकि मुद्दा बना। बात कांग्रेस और बीजेपी या बसपा सपा में आम जनता को फुटबॉल बनाया जाता है और उनकी भावनाओं से खेला जाता है। तभी ये घटनाएं बार बार होती है, चाहे वो थानागाजी की हो, चाहे जयपुर की हो। जब तक इंडिपेंडेंट रूप से महिलाओं के लिए अलग से एक दल का गठन किया जाना चाहिए, सशस्त्र बल को, जिसकी इन्वेस्टिगेशन महिला ही करे, और ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाए। इस बात से भी मैं पूर्णतः हूं कि बहुत सारे केसेज हैं ऐसे, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 60 से 70% का रेशियो आ सकता है ऐसा, जिसमें ब्लैकमेलिंग के केस हैं। लेकिन सभी केस ब्लैकमेल के नहीं होते हैं। आपको हर एक को आप अपने लेवल पे क्लीन चिट नहीं दे सकते। कमिश्नर साहब ने कल बोला, आप क्लीन चिट देते ना उसको, लेकिन उसको फैसला सुनाने का जरूरत है। ये काम फैसला पहले करता, चालान करते आप, चालान के बाद में देखा जाता, जज साहब सुनाते कि साहब ये सही है, ये गलत है। ये फैसला सुनाने वाले एसएचओ साहब या सीनियर अधिकारी होते कौन है? वो इन्वेस्टिगेशन करके लिख देते फाइल में कि साहब हमने ये पाया गया, बात खत्म, सिंपल जी। उसको आप बता रहे हो प्रेस करने की आवश्यकता कहां जरूरत है? उसको अपनी वो उससे क्या हुआ, उसके मन के अंदर घृणा पैदा हो गई। बिल्कुल सही बात है। मैं, मेरे को समाज में जीने का कोई मंशा नहीं है, मैं क्या करूं? न तो मैं इधर की रही, न मैं उधर की रही, और मुझे पुलिस के अधिकारी भी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो इसके लिए पुलिस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर चेंज आना चाहिए, और सबसे पहले ये दिखाना चाहिए कि आपको आने वाले व्यक्ति से या कंप्लेनेंट से या आरोपी से, लेकिन ट्रेनिंग लेने वाले भी तो अपने आप को एप्लीकेंट समझें कि हाँ वास्तव में ट्रेनिंग क्या हो सकता है। वो तो सुपरस्टार हो रहे हैं, उनको आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं कि अच्छा ज्ञान देने वाले बहुत आगे हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि वर्दी टकी हुई है हमारी बॉडी पे और अब हमें किसी की परवाह नहीं है। खैर चलिए, ये लेकिन एक बड़ा ये एक ऐसा मुद्दा है कि क्या वास्तव में उसकी मौत को टाला जा सकता था? बस एक सवाल यही पूरे समाज में एक बात घूम रही है, क्या वास्तव में ऐसी मजबूरी थी उसकी कि उसे सुसाइड करना पड़ा? क्या इसे रोका जा सकता था? यहीं आकर के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। क्या उसे सुना नहीं गया? सुना गया तो ऐसी परिस्थितियां क्या रही? और उसने बाकायदा आरोप भी लगाए हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स पे कि साहब किस तरह से उसके साथ में व्यवहार किया। ये सरकार को देखने की बात है और सरकार का काम है। मुद्दा ये नहीं है कि किसी के रिलेशन बने नहीं बने, वो पुलिस का काम था। लेकिन जो वाकया हुआ थाने के अंदर, जो उसने ज्वलनशील पदार्थ डाल करके अपने आप को आग के हवाले किया, बस सवाल वहां उठता है, क्या वास्तव में कोई व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है? ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐसे अब तक की हिस्ट्रीज कहती हैं। कभी कोई केस आता है, केस स्टडीज जो आती हैं सामने, कि कोई व्यक्ति एक्सट्रीम परेशान हो, उस पोजीशन पे पहुंच जाए कि आत्महत्या करनी है। तो ऐसा ही केस ये लगता है, कहीं ना कहीं सिस्टम में लचर व्यवस्था पे जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखो आगे कहां तक पहुंच पाता है, क्योंकि जो सवाल, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, क्या इसके साथ ही फाइल बंद होगी उसकी मौत के साथ ही, या अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा जो वो चाहती थी? देखिए, तरीका तो यही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, क्योंकि वो तो परिवादिया है, अभियुक्त तो जिंदा है अभी। तो अगर मान लीजिए इन और तथ्यों पर या और इन्वेस्टिगेशन करने से अगर आरोपी के खिलाफ साबित पाया जाता तो वो नहीं, उसके खिलाफ 306 का तो है ना, उसने रिकॉर्डिंग पेश की है पुलिस के सामने कि उसको धमकाया जा रहा था। धमकाया गया, आप सिस्टम ही देखिए ना कि आरोपी के हौसले इतने बुलंद है कि वो धमका रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब सुसाइड, उसने सुसाइड के लिए उसको प्रेरित तो किया ही, प्रोवोक किया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो चले, कुल मिलाकर के यह है कि
मुद्दा इसी बात को लेकर के है, क्या वास्तव में रोका जा सकता था? बस यही पे आकर के, और हर व्यक्ति की, किसी की पीड़ा कह सकते हैं, किसी की सोच कह सकते हैं, कोई ये जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां क्या बन गई थी, क्या वास्तव में उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था, या उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, या उसे लगते थे कि जिंदगी के सारे रास्ते मेरे बंद हो चुके हैं। कोई तो ऐसी वजह थी। ये काम लेकिन पुलिस का है, और अब सीआईडी सीबी क्या रिपोर्ट देती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।